दोस्तों, तवी का पानी बढ़ता जा रहा है। किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, हर जगह फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट, इन सब की घटनाओं के चलते इतनी सारी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ढह रहे हैं और इन सब के बीच एक और रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि जम्मू एंड कश्मीर इन कंपैरिजन टू द वर्ल्ड सबसे ज्यादा फास्ट रेट पे गर्म हो रहा है। आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट के बारे में और इस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें हाईलाइट की है उसके बारे में भी जानेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में से कोई भी है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अस, क्योंकि हम हर दिन इस तरीके की अपडेट्स लेकर आपके सामने आ जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो बेसिकली बना है ऑन अ रीसेंट रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो वर्ल्ड के मतलब अगर आप वर्ल्ड के साथ कंपेयर करो तो सबसे ज्यादा फास्टर रेट पर जो है ये वार्म हो रहा है। जम्मू एंड कश्मीर वार्मिंग फास्टर दैन द वर्ल्ड, राइट। और सबसे ज्यादा जो एक होता है ना परेशान करने वाली बात ये है कि सबसे ज्यादा ये जो वार्मिंग है ये आपके अलोंग दी हिमालयन बेल्ट पे ही हो रहा है, राइट। अब जैसे हमको पता है कि अभी अमरनाथ यात्रा है और उसी अमरनाथ यात्रा के चलते विद इन 5 डेज जो शिवलिंग था वो भी मेल्ट हो गया। और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हाईलाइट करता है कि कितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हो चुका है। सो विद इन 5 डेज ऑफ दी 2026 अमरनाथ यात्रा जो नेचुरली फॉर्म्ड आइस लिंगम था वो पूरा का पूरा जो है वो मेल्ट हो गया। और ये एक विजिबल सिम्टम है कि किस तरीके से हिमालयाज में जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो हिमालयाज की वार्मिंग है, वो कितने फास्टर रेट पे एक्सेलरेट होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। नाउ अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट में बेसिकली बताया गया है कि अगर आप ग्लोबल लैंड एवरेज देखो कि मतलब जिस तरीके से वार्मिंग हो रही है और टिपिकल माउंटेन रीजन्स देखो तो उनके बीच में बहुत ज्यादा फर्क है। ये आपका ग्लोबल लैंड एवरेज है ये, और ये आपका माउंटेन रीजन्स का एवरेज है। और अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो ये इन कंपैरिजन टू दीज टू सबसे ज्यादा है, राइट। सो वार्मिंग ऑफ द हाई माउंटेनियस क्लाइमेट सेंसिटिव जम्मू एंड कश्मीर ये बताया गया है अबाउट 1980 टू 2024। उसको एनालाइज करके जो है ये पूरा का पूरा रिपोर्ट आपके सामने है। अब इसमें बताया है अगर हम शार्पेस्ट राइज की बात करें तो सबसे ज्यादा पीर पंजाल ग्रेटर हिमालयन रेंजेस है। और नाइट और डे के कंपैरिजन में बेसिकली होता क्या है, डे जो है इट इज ऑब्वियसली ज्यादा गर्म होते हैं, लेकिन इसमें बताया गया है कि जो मिनिमम टेम्परेचर है, मतलब आपने सुना होगा ना देयर इज समथिंग नोन एज मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, या फिर जिसको हम डायूर्नल वेरिएशन कहते हैं, है ना। तो रात के टाइम पे मिनिमम होता है, दिन के टाइम पे मैक्सिमम वेरिएशन मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो अगर हम वो देखें तो मिनिमम टेम्परेचर ज्यादा, मतलब नाइट टेम्परेचर ज्यादा फास्टर तरीके से ज्यादा फास्टर बढ़ रहा है इन कंपैरिजन टू डे टाइम। अब ये चीज हमको क्या बताता है, क्योंकि रात के टाइम पर ही जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं वो स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी गर्मी नहीं होती है। लेकिन क्योंकि अब रात के टाइम पर भी ज्यादा फास्टर रेट पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फास्टर ग्लेशियर मेल्ट्स होगा, स्नो प्रेसिस्टेंस जो है वो वीकर होता जाएगा, वाटर इनसिक्योरिटी जो है अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कैसा है, आपका हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है। और हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की जो मेजर रिवर्स हैं वो आपके इन्हीं बेल्ट से निकलती हैं। तो दिस इज व्हाट इज द अलार्मिंग इशू राइट नाउ। अब वो कहते हैं कि इतनी तेजी से हिमालयास क्यों जो है वार्म हो रहे हैं, राइट। तो उसमें बताया गया है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का भी राइज हो रहा है। और उसका सबसे बड़ा रोल कौन है, तो भैया ह्यूमन एक्टिविटीज जो है या एंथ्रोपोजेनिक रीजंस जो है उसकी वजह से ही ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट इज स्नो एंड आइस शेक। अब जो वार्मर एयर है वो ऑब्वियसली हिमालयाज के जो स्नोज वगैरह हैं उसको मेल्ट करेगी। और स्नो का अपना एल्बिडो होता है, टोटल रिफ्लेक्शन होता है। जब उसका कवरेज स्लो होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो क्या होगा, ऑब्वियसली और ज्यादा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो ब्लैक कार्बन होता है वो जब मूव करता है, क्योंकि लाइटर होता है तो इसलिए लंबा डिस्टेंस कवर करता है। तो जब लंबा डिस्टेंस कवर करेगा तो ये आपके स्नो वगैरह पे एक बड़ी ही पतली सी लेयर लगा देता है। और क्योंकि ब्लैक होता है, ब्लैक कार्बन है ये,
जिसकी वजह से एल्बिडो ऑफ द स्नो इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, मतलब कि और ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। इसके अलावा जो है आपके फ्रेश स्नो, जैसे मैंने बताया, रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट, लेकिन जब ये डार्क ब्राउन या ब्लैक कार्बन वगैरह इसके ऊपर होंगे तो ऑब्वियसली ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर और ज्यादा फास्टर रेट पे मेल्ट करेगा, एंड ऑफ कोर्स दिस विल लीड टू द वार्मिंग। नाउ नाइट्स आर वार्मिंग फास्टर देन द डे। ये एक बहुत बड़ा हाईलाइट है कि रात का या फिर मिनिमम टेम्परेचर जो है वो और जल्दी से बढ़ रहा है। अब राइजिंग बट एट अ स्लोअर एंड मोर मॉडरेट फेस में डे टाइम टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, मतलब बढ़ वो भी रहा है लेकिन जिस गति से बढ़ रहा है वो स्लो है, और नाइट का जो है इट इज फास्टर, राइजिंग फास्टर। माउंटेन्स जो है अब उनको टाइम नहीं मिल रहा है कूल डाउन होने का आफ्टर सनसेट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, राइट जिसकी वजह से ग्लेशियर, स्नो, उनको नाइट का टाइम ही चाहिए होता है ताकि वो स्टेबल रहे, बट अब वो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है तो इनका भी फास्टर रेट पे जो है मेल्टिंग हो रहा है। अब कुछ साइंस, अब ऐसा नहीं है कि हमारे सामने कोई ऐसी न्यूज आई है जो हमको पता नहीं है या ऐसी न्यूज आई है जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। दिस इज समथिंग जो हमको बहुत विजिबल है। फॉर एग्जाम्पल ग्लेशियर रिट्रीट्स हो रहे हैं, कालोई हो गया, थजवास ग्लेशियर्स हो गया, ये वन ऑफ द अमंग्स द मोस्ट आइकॉनिक ग्लेशियर्स हैं, ये भी स्टेडी रेट के ऊपर श्रिंक कर रहे हैं। 600 प्लस लेक्स, इसी चैनल पे मैंने वीडियो बनाया था अबाउट द डाइंग लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो उसमें आप देखोगे कि 600 से ज्यादा लेक्स जो है वो खत्म हो चुके हैं अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, और ये कैग की रिपोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा और ज्यादा हीट वेव्स हो चुकी हैं, समर्स जो है वो और ज्यादा गर्म हो गए हैं, नाइट्स जो है वो और ज्यादा जो है वो वार्म हो चुकी हैं, एंड वंस रेयर हीट वेव्स आर नाउ रूटीन। और एक टाइम पे जब पहले हीट वेव्स रेयर होती थी, आज के टाइम पे कॉमन हो चुकी है, राइट। एंड ऑफ कोर्स जो हमारा स्नोफॉल है वो भी अब लेट आ रहा है ना। कितना ज्यादा सीजनल वेरिएशंस आ चुकी हैं, स्नोफॉल का कोई अता पता नहीं, बारिश का अता पता नहीं, कहीं पे सूखा कहीं पे फ्लड। पहले तो बारिशें आती नहीं है और जब आती हैं तो ऐसे आती है कि सब कुछ तहस नहस करके ले जाती हैं, राइट। अब इम्पैक्ट रीचेस एवरी सेक्टर। अब बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। हमको लोअर यील्ड ऑफ एप्पल, सैफरन, वॉलेट्स जो है देखने को मिलेंगे, और ज्यादा पेस्ट अटैक हो सकता है। विंटर टूरिज्म जो है उसको डिक्रीज देखने को मिलेगा। बायोडाइवर्सिटी जो है वो ऑब्वियसली, क्योंकि अगर हम सिर्फ हिमालयाज की बात करें तो वो इसी क्लाइमेट के लिए बनी है, इसी टेम्परेचर के लिए बनी है, लेकिन इतना ज्यादा वार्म टेम्परेचर होने की वजह से जो है वो लेस अडेप्टिव हो जाएंगी, ठीक है। वाटर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है। डिजास्टर का रिस्क रहेगा, कहीं पे फ्लैश फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं, कहीं पे क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, कहीं पे अगर आप देखोगे तो लैंडस्लाइड्स हैव बिकम सो कॉमन, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट्स हैव बिकम सो कॉमन। सो ये चीजें बहुत कॉमन होती जा रही हैं। इसके अलावा डाउनस्ट्रीम इंडिया की बात करें, सो जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं स्पेशली नॉर्थ इंडिया के, वो सिर्फ और सिर्फ हिमालयन रिवर सिस्टम पर ही डिपेंडेंट है। तो अगर हम वाटर सिक्योरिटी पे हम देख पा रहे हैं कि वाटर कितना बड़ा एक कंसर्न बन चुका है, तो आने वाले टाइम पर या अभी भी, क्योंकि ये विजिबल चेंजेस हैं, तो वाटर का कितना बड़ा एक प्रॉब्लम जो है हम लोग झेल रहे हैं, और अगर ये चलता रहा तो वो टाइम पास नहीं है कि जब हम हमारे पास पीने को भी पानी नहीं रहेगा। अब बात आती है, तो इस केस में इसी रिपोर्ट में या इसी जो आपका मैं पढ़ रही थी उसमें लिखा गया था, ये डाउन टू अर्थ का बेसिकली आर्टिकल था जिसमें उस रिपोर्ट के बारे में बात की गई थी, राइट। अब वो बोलते हैं कि पॉलिसी मेकर्स को क्या करना चाहिए, तो ऑब्वियसली और ज्यादा मॉनिटरिंग को स्ट्रेंथन करना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि ग्लेशियर, स्नोज, एंड वेदर मॉनिटरिंग जो है हमारा और ज्यादा सक्षम होना चाहिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम होने चाहिए ताकि, और साथ में एक क्लाइमेट रिस्क कैलेंडर होना चाहिए जो अर्ली वार्निंग का काम करे। कंजर्व इकोसिस्टम, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि यही है जो एक बफर का काम करते हैं, राइट। वाटर मैनेजमेंट को और ज्यादा जो है इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वाटर हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है। क्लाइमेट चेंज इज देयर, राइट।
पहले जैसे हमारा एग्रीकल्चर जो है इट इज अ मॉनसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर, और अभी जो है इतना ज्यादा वेरिएशन है, तो ऑब्वियसली हमको और ज्यादा क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, और जितना हो सके उतनी कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग एमिशंस को कट करें और एक प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करें, क्योंकि मैक्सिमम क्या है ना, मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूटर्स हैं टू द ग्लोबल वार्मिंग आर द ग्रीन हाउस गैसेस, और वो कहाँ से आ रही हैं, प्राइमरीली फ्रॉम द एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। ठीक है, जैसे हम लोग दिल्ली पोल्यूशन की बात तो तब करते हैं जब स्टबल बर्निंग होता है ना, अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि दिवाली भी होती है, स्टबल बर्निंग भी होती है, तो उस टाइम पे हम दिल्ली की इतनी बातें करते हैं, बट दिल्ली में स्टबल बर्निंग इट इज जस्ट अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर, वो कोई मेजर फैक्टर नहीं है या मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है। मेजर कंट्रीब्यूटर टू दिल्ली पोल्यूशन इज वेहिकुलर एग्जॉस्ट, तो जितना हम हो सके उसको कट डाउन करें, तो ये हमारे लिए ही अच्छा रहेगा। एंड व्हाट हैपेंस इन जम्मू एंड कश्मीर, इट विल नॉट स्टे ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर, इसके इफेक्ट हमको पैन इंडिया लेवल पर देखने को मिल रहे हैं, और आगे अगर ऐसा चलता रहा तो और ज्यादा डिजास्टर्स भी आने के चांसेस हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप दैट दिस आर्टिकल आपको हेल्प करेगा इन योर एग्जाम्स। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, चाहे JKPSI, FAA, तो टेस्ट सीरीज आर अवेलेबल, फुल लेंथ भी हैं एंड अलॉन्ग विद इट फुल लेंथ एंड सेक्शनल भी हैं। लिंक में आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप उस पर अपनी क्वेरी जो है डाल सकते हैं, या डायरेक्टली हमारी एप्लीकेशन म्यूजिक उड़ान से भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो हमारा JKSSB फाउंडेशन बैच भी लॉन्च्ड है, आप उसमें भी इनरोलमेंट ले सकते हैं, जिसमें पूरे साल में जितने भी पेपर आएंगे वो सारे के सारे उस बैच में कवर करवाए जाएंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।